है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब दुनिया भर को इसके बारे में और पाकिस्तान का क्या रवैया रहा है, पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों को पनाह मिलती है, दुनिया भर को बताने के लिए भारत सरकार अब एक प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। 7 डेलीगेशन जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और उसके लिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं को चुना गया है। उस पार्टी में सबसे चौंकाने वाला नाम है कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर का। चौंकाने वाला नाम इसलिए है क्योंकि ये डेलीगेशन अलग अलग पार्टियों के नेता लीड कर रहे हैं और उसमें जो सांसद होंगे भी वो भी सारे पार्टियों से होंगे, क्योंकि सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने सभी पार्टियों को एक पत्र लिखकर मांगे थे कि आप कुछ नाम दीजिए अपनी पार्टी के नेताओं के, जिनको हम इस डेलीगेशन में भेज सकें, जो वहां जाकर दुनिया के अलग अलग देशों में जाएं और बताएं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रहा है और भारत ने किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको जीती, उसको समझाने के लिए दुनिया भर में। लेकिन जो चौंकाने वाला नाम शशि थरूर का इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने जो नाम दिए थे उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था, लेकिन शशि थरूर का नाम चुना गया और जो पहला डेलीगेशन है उसको लीड करेंगे शशि थरूर कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन वो लिस्ट और वो ट्वीट देखेंगे हम जयराम रमेश का, जिसमें उन्होंने ये सूचना दी थी कि कांग्रेस पार्टी से मांगे गए थे जो नाम, फिर कांग्रेस पार्टी ने किन नामों को दिया था। उनमें पूर्व विदेश मंत्री आनंद शर्मा का भी नाम था और भी कई नाम थे, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं था। लेकिन शशि थरूर के ही नाम को चुना गया है। देखते हैं जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आई है। अब आगे कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती भी है या नहीं आती है, लेकिन पिछले कुछ समय से शशि थरूर के बयान ऐसे आ रहे थे जिसको ये माना जा रहा था कि वो सरकार की ओर झुकाव उनका दिखाई पड़ रहा था और अपनी पार्टी के भीतर उनका विरोध बढ़ रहा था। यहाँ तक कि उन नामों में भी शुमार किया जाने लगा था जिनका जिक्र राहुल गांधी अपनी कुछ सभाओं में कर चुके थे, कि अगर ऐसे लोग, गुजरात की सभा में उन्होंने किया था कि कुछ लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और शशि थरूर का नाम ऐसे लोगों में पिछले कुछ दिनों से शुमार किया जाने लगा था कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से। जो ये डेलीगेशन के बारे में जयराम रमेश ने पत्र लिखा है उसमें लिख रहे हैं कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की। कांग्रेस से पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने को कहा गया। कल 16 मई को दोपहर तक लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित नाम देते हुए पत्र लिखा। यानी जो उस पत्र में उन्होंने नाम लिखे, जो सुझाव दिए कि आप ये नाम, 4 नाम आपने मांगे हैं, तो जो नाम दिए गए थे उसमें पहला नाम है आनंद शर्मा का, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। श्री गौरव गोगोई, उपनेता कांग्रेस लोकसभा, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, सांसद राज्यसभा, और राजा बरार, सांसद लोकसभा। ये 4 कांग्रेस पार्टी ने दिए, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्रालय ने चुना डेलीगेशन के लिए, हम वो लिस्ट भी देते हैं। 7 डेलीगेशंस हैं अलग अलग जिसको लीड करने वालों के नाम दिए गए हैं और उसमें पहला नाम जो है, जो पहली टीम होगी उसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर। तो शशि थरूर का नाम नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन सरकार ने पहले ही अपने डेलीगेशन का नेतृत्व दिया है शशि थरूर को। अब इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, क्या कहना है, क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन एक राजनीतिक गर्मी यहाँ भी दिखाई पड़ गई अमलेंदु जी, और देश के मसले पर ये एकजुटता का संदेश देना है दुनिया भर में जाकर, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती रही कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। लेकिन अब इस जरिए एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है, पर राजनीति वहाँ भी खेल गई भारतीय जनता पार्टी। राजनीति वहाँ भी खेल गई और राजनीति नहीं, तुच्छ राजनीति भी खेल गई। यानी आपने जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है लोकसभा और राज्यसभा, उसके दोनों सदनों के नेता को आपने फ़ोन किया, उनसे आपने नाम मांगे। पार्टी की तरफ से जो नाम दिए गए वो नाम आपकी लिस्ट में शामिल नहीं है,
यानी कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल जो है वो आपके सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। क्योंकि शशि थरूर का नाम जब पार्टी ने नहीं दिया तो शशि थरूर तो आपके आदमी है, ये समझा जाएगा फिर। हालांकि कल केरल कांग्रेस जो है उसने इसका स्वागत किया था कि अगर शशि थरूर उसमें जाते हैं, लेकिन जब थरूर का नाम नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से तो थरूर का नाम शामिल करके भारतीय जनता पार्टी क्या संकेत देना चाहती है। हालांकि इस प्रतिनिधि मंडल को लेकर भी सवाल जो है वो उठना शुरू हो गए हैं कि ये प्रतिनिधि मंडल जाकर करेगा क्या। जी हाँ। भाई जब सारी बातें ट्रंप ने जो था वो कहा जा रहा है कि साहब उसने सीज फायर रुकवा दिया ट्रंप ने, और ट्रंप बार बार जो है अपना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप रुकवा दिया, मतलब वार रुकवा दी। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें ताज़ा दावा जो किया है समीर जी डोनाल्ड ट्रंप ने, उनका कहना है कि मेरे कहने पर युद्ध छोड़ने और ट्रेड करने को तैयार हुए भारत पाकिस्तान। परमाणविक शक्ति से लैस भारत और पाकिस्तान गहरे युद्ध में डूबने जा रहे थे। मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया, हमारे साथ दोनों देशों के ट्रेड होते हैं। मैंने कहा कि ट्रेड करो या युद्ध लड़ो, और दोनों देश युद्ध छोड़ने ट्रेड करने को तैयार हो गए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा कर दिया, मतलब 5वीं बार दावा कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप के बार इस दावे के बाद ये प्रतिनिधिमंडल जाके क्या करेगा, और जो काम विदेश मंत्री नहीं कर पाए हमारे, इसका मतलब क्या विदेश मंत्री जो है वो नाकारा साबित हो गए, सरकार ये मान रही है, ये भी समझा जा सकता है। ये कदम तो पहले उठाए जाने चाहिए थे। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले तमाम देशों में डेलीगेशन जाने चाहिए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद जो एक शर्मिंदगी देखनी पड़ी कि कोई भी देश भारत के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ तालिबान को छोड़कर, तो ये शर्मिंदगी कम से कम नहीं होती। प्रधानमंत्री जो लगातार तमाम देशों के दौरे करते रहे, भारत का खर्च जो थे, भारत की जनता की गाड़ी कमाई जो थे वो खर्च करते रहे, लुटाते रहे अपनी विदेश यात्राओं पर, उसका कुल जमा हासिल क्या हुआ, ये सारे सवाल जो थे विपक्ष की तरफ से उठाए गए। तो ये समझिए, अब इसको लेकर जो कांग्रेस के ही पूर्व सांसद हैं उदित राज, उन्होंने सवाल उठाया है कि भाई ये प्रतिनिधिमंडल अब जाके करेगा क्या। जी बिल्कुल, ये सवाल तो है ही, बहुत बड़ा सवाल है, और चूंकि इसी के लिए जो एकजुटता की बात है और भारत ने जो कुछ किया है उसी के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। और यहाँ तक कि जो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई विपक्ष के आग्रह पर, उस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री खुद नहीं पहुँचे हैं। ऐसे माहौल में ये सवाल स्वाभाविक है कि आखिर ये डेलीगेशन जाकर किससे मिलेगा, किनको क्या बताएगा। माना यह जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य देश हैं वहाँ जाएगा, कुछ और जो भारत के मित्र देश हैं या दूसरे जगहों पर जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मित्र देश भी इस मामले में भारत के साथ खुलकर नहीं आए। अब उनको बताने के लिए क्या जाएंगे और क्या ऐसी बात है जो बताई जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी निकल कर आ रहा है कि ऐसे तमाम मुद्दों पर जो ज़रूरी सवाल होते हैं उनसे बचने के लिए लोगों का ध्यान हटाया जाए। अमलेंदु जी, ये काम अक्सर होता है। अब होगा क्या कि ये विपक्ष के भी सांसदों को भेजा जा रहा है, तो एक बार लोगों का दिमाग फिर से उस जो ज़रूरी सवाल थे सीज़ फायर को लेकर कि सीज़ फायर पर भारत कैसे तैयार हो गया, जो अभी अमलेंदु जी बता रहे हैं कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सीज़ फायर के लिए दोनों देशों को तैयार किया। तो ये सारे ऐसे ज़रूरी सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। सरकार इन सवालों से भागती नजर आ रही है। खैर, सुन लेते हैं उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, क्या कह रहे हैं इस डेलीगेशन को भेजे जाने पर। और कई दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। पहले सुनेंगे उदित राज को क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरे नेताओं को। लेकिन सवाल एक अब ये भी बन गया है कि जो डेलीगेशन जाएगा, और माना जा रहा है कि ये 23-24 मई से शायद अलग अलग देशों में जाएगा, हालांकि अभी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि किस डेलीगेशन को किस देश में भेजा जा रहा है, लेकिन ये 7 डेलीगेशन तैयार किए गए हैं जिनको अलग अलग देशों में भेजा जाना है। तो सुनते हैं उदित राज को क्या कह रहे हैं, उनको क्या उम्मीद है और क्या सोच रहे हैं कि ये डेलीगेशन जाकर वहाँ क्या करेगा। पाकिस्तान का एक्ट आपको लगता है बातचीत के लायक है? क्योंकि क्या जो प्रधानमंत्री के तौर पर शहबाज शरीफ बोल रहे हैं, एक मजबूत पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में क्या? मैं उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको जवाब दे रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका है, और शहबाज शरीफ ही नहीं, पूरा दुनिया, कई देश उसके साथ है, अमेरिका उनके साथ में है। और पता लगता है, और ये भी पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है कि जो एटॉमिक पावर है उसका, वो अभी अमेरिका का है। तो ये आइसोलेट करने में असफल रहे तो शहबाज शरीफ की बात का कोई मतलब तो ज्यादा होता नहीं, तो ISI के कंट्रोल में सब चीजें हैं वहां पर।
और टेररिस्ट एक्टिविटीज को एक्सपोर्ट करता रहता है। मान लो 1-2 जगह पर हमने बॉम्बिंग कर दी, 4 जगह बॉम्बिंग कर दी, एक जगह से आतंकवादी ठिकाने का हमने नष्ट किया, बाकी जगह तो है ही है। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 एमपीओं को भेज करके अब क्या करोगे आप? ठीक है, आप भेजिए, उसका कोई विरोध नहीं है, आप प्रचार करिए, लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। तो जब ऐन वक्त पर कोई देश हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ तो हम किसको ये बात बताने जाएंगे, और ऐसी क्या ज़रूरत है, ये सवाल उठा रहे हैं। और क्या ऐसा है जो बताने के लिए हम जाएंगे? जहां तक पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देने और आतंकवादी वहां पर शिविरों की बात होती है, वो बात किसी से छिपी नहीं है, और भारत कई मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उठा चुका है। और भारत ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे देश भी उस मामले में पाकिस्तान की जो वास्तविकता है उससे परिचित हैं। तो इस सब जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, बहुत सारे इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नाम भी जो दिए हैं संसदीय कार्य मंत्रालय ने वो भी चौंकाने वाले हैं। और चौंकाने वाला नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से ही है। शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। वो महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी कि इसमें जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हैं, उनके नेतृत्व में कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा है। हाँ, उनके नेतृत्व में कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा है, और जयशंकर भी अभी तक का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है कि कहीं वो जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। टेलीफोन पर उनकी बहुत सारी बातें हुई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हुई, और उसके बाद भी उनकी बहुत तमाम लोगों से बातचीत हुई, लेकिन अभी तक जो है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। ये साफ तौर पर अभी तक कोई खबर नहीं है कि जयशंकर कहीं जा रहे हों। और जयशंकर को लेकर भी बहुत सारे सवाल अब उठना शुरू हो गए हैं। देश में चर्चा हो रही है कि जयशंकर की जो अब तक की विदेश नीति रही है वो किस तरीके से फेल रही है। हालांकि विदेश नीति तो मोदी जी की फेल हुई है, जयशंकर तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि जयशंकर जी तो मोदी जी से भी कम पढ़े लिखे बताए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी हैं। सबसे बड़ा विजन उन्हीं का है, तो जयशंकर जी का विजन भी उनसे कम होगा। तो बड़े विजन वाले मोदी जी हैं, तो मोदी जी का विजन ही लागू करते हैं एस जयशंकर। तो वो अब एस जयशंकर का विजन है या मोदी जी का विजन है, अब ये तो बीजेपी तय करेगी इसका विजन है। लेकिन जयशंकर के अब तक के जो विदेश मंत्री का उनका कार्यकाल रहा है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे। समीर जी जी बिल्कुल, एस जयशंकर की को लेकर भी सवाल इसमें उठ रहे हैं, चूंकि इस पूरे प्रकरण में जो पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा होती है, और सीज फायर में अमेरिका जिस तरह से बार बार क्लेम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हमने वार रुकवाई और हमने ट्रेड की धमकी दी कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, और इस धमकी से परेशान होकर भारत और पाकिस्तान तैयार हो गए इन सारे मुद्दों पर। और इससे भी बढ़कर एक कि जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति में दोनों देश आमने सामने खड़े थे, भारत का साथ देने के लिए कोई भी देश दुनिया का सामने नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, और यही माना जा रहा है कि आखिर भारत की विदेश नीति और भारत की डिप्लोमेसी किधर चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। और इस पूरे 10-11 साल में भारत ने अपनी विदेश नीति को किस तरीके से बनाया हुआ है कि एक भी देश उसके साथ खड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी के नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, एक बार उनको भी सुनते हैं इस डेलीगेशन को लेकर वो क्या कह रहे हैं। और ये सवाल लगातार उठ रहा है कि डेलीगेशन तो ठीक है, लेकिन ये डेलीगेशन तमाम देशों में जाकर करेगा क्या। पाकिस्तान की हरकतें जो हैं उनको बताने के लिए जो हमले उन्होंने किए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो ठीक है कि सरकार कैंपेन चलाने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर को भेज रही है, लेकिन पहले जिन्होंने हमारे भारतीय सेना का अपमान किया, ऐसे कृत्य करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई, ये बीजेपी और केंद्र सरकार बताए कि मध्य प्रदेश के मंत्री और डिप्टी सीएम ने किस तरह का अपमान किया हमारे भारतीय सेना का, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी तक बर्खास्तगी नहीं हो रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यही अगर कोई विपक्ष का नेता अगर ये बात कहा होता तो हाय तौबा मचाते ये भाजपाई। बताए बीजेपी को खुली चुनौती है कि ये देश की सेना जिनके शौर्य पराक्रम और वीरता को पूरा दुनिया ने देखा है, उसका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने किया है। ये कौन सा चेहरा है बीजेपी का? ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति को रौंद दिया इनके मंत्री ने।
और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल है। तो ये सवाल है और क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सरकार की भूमिका पर, सरकार ने किस तरीके से सीज फायर को तैयार हुई है। और यही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि लगातार उन्होंने किससे बात की। और एक ताज़ा तरीन उनका वीडियो आया है, उनका एक बयान आया है जो बहुत ही हैरान करने वाला है। पहले उस वीडियो को सुन लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं एस जयशंकर। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो माफ़ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर की घटना की जानकारी सरकार ने ही पहले दे दी थी पाकिस्तान को। कैसे, क्या है, सीधे सुन लेते हैं उन्हीं का बयान। उसके बाद चर्चा करते हैं कि आखिर ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जिसके खिलाफ आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कार्रवाई करने जा रहे हैं, उसको आप बता दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, बच के रहना। तो सुन लेते हैं एस जयशंकर को, कहा क्या है उन्होंने। On the ceasefire as well, because many people are talking about the ceasefire aspect as well. If you want to, No, look, ceasefire. I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. तो एस जयशंकर ये बता रहे हैं उस पूरे कार्रवाई के बारे में और बहुत सारे सवाल उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर पूछे जा रहे हैं। एस जयशंकर खुद किसी डेलीगेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका, पूरा जो विदेश नीति है और उसको लेकर, हालांकि वो सब विदेश नीति अकेले उनकी नहीं होती है, लेकिन महत्वपूर्ण की रोल जो होता है वो विदेश मंत्री उसमें निभाता है। पूरे सरकार की विदेश नीति होती है, सरकार की पूरी विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं इस मुद्दे पर। और अब डेलीगेशन भेजा जा रहा है पूरे दुनिया में, वो लोगों को समझाएगा और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो समझाएगा क्या। लेकिन एस जयशंकर का ये बयान भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, की वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने सूचना दे दी कि हम आपके खिलाफ या वहाँ जो आतंकी शिविर है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाँ, जबकि समीर जी जो सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उस सेना की प्रेस ब्रीफिंग में जो था ये कहा गया था कि हमने केवल उनके जो आतंक के अड्डे थे उनको निशाना बनाया, हमने उनका कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो था या नागरिक ठिकाने, हमने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। सेना की तरफ से बताया गया था, सेना की तरफ से वाजिब जानकारी दी गई कि हमने जो किया भाई ये किया, तो सेना का अपना ऑपरेशन था। तो क्या सेना के ऑपरेशन की जानकारी सेना के बजाय पाकिस्तान पहुंच गई? अब ये सवाल भी उठ सकते हैं, विपक्ष इसको लेकर सवाल कर रहा है, सोशल मीडिया इस पर उबाल आया हुआ है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं जयशंकर जी, कि क्या पहले सूचना दे दी गई थी या कब दी गई सूचना। ये अगर सेना की बात कोई कहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो उनके कहने में थोड़ी गड़बड़ी है, फिर उनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमने ये बाद में बताया उस पाकिस्तान को कि हमने केवल जो है आपके आतंकी अड्डे जो थे आपके यहाँ वहाँ हमने किया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने पहले बता दिया। तो ये इनका बयान
किस तरीके से लिया जाए, ये कितना भरोसे के काबिल है जयशंकर का बयान। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जयशंकर जी का कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि सेना की तरफ से जो जानकारी आई थी वो वही जानकारी हम पुख्ता मानते हैं। सेना ने साफ तौर पर कहा था कि हमने पाकिस्तान के किसी भी नागरिक ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया, हमने उनके आर्मी किसी कैंप पे हमला नहीं किया, हमने जो आतंकी अड्डे थे सिर्फ उन पर अपनी टारगेटेड और लक्षित और बहुत सोच समझकर संयम के साथ कार्रवाई की, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो सेना की जो जानकारी थी वही देश के सामने थी, लेकिन अभी नई जानकारी एस जयशंकर साहब के जरिए आ रही है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और सवाल उस पर उठ ही रहे हैं। एक तो ऑपरेशन की जानकारी, उसके अलावा फिर वहाँ पर क्या सीज फायर को लेकर किस तरीके से हम तैयार हो गए। लो, वहाँ अमेरिका बार बार क्लेम कर रहा है कि हमने सीज फायर करवाया है, तो ये तीसरे देश की भूमिका उसमें कहाँ से आ गई, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए मांग की जा रही है कि एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, लेकिन नहीं। पर हाँ, दुनिया भर के देशों में अब हमारे तमाम अलग अलग दलों के नेताओं को भेज रही है सरकार, जो जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और हमने किस तरह से आतंकियों के ठिकानों को वहाँ पर नेस्तनाबूद किया, नष्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन सवाल इस पर बहुत है। और सबसे जो चौंकाने वाला नाम है कि कांग्रेस पार्टी से एक तरफ तो लिस्ट मांगी जा रही है कि आप बताएं कि किसको किसको आप भेजना चाहते हैं, और पार्टी जो लिस्ट दे रही है उसको सरकार नहीं मान रही है। यानी कौन सा राजनीतिक दल अपने किस नेता को डेलीगेशन में भेजेगा, ये काम, ये तय करने का काम भी अब सरकार ही कर रही है। इससे तो सीधे यही मतलब निकाला जाए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस पर आपत्ति भी जतानी चाहिए कि जो नाम हमने दिया नहीं वो उसमें या तो आप कहिए कि जो विदेश नीति का जानकार हो, और जिनका नाम दिया गया उनमें से विदेश नीति के जानकार लोग भी हैं, तो फिर अपने से कैसे चुना गया। कांग्रेस को इस पर आपत्ति जतानी चाहिए। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने कोई आपत्ति जताई नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने आपत्ति नहीं जताई है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, तो ठीक है आपने तय कर लिया तो कर लिया, लेकिन ये सवाल पर सरकार पर सवाल तो खड़े होते हैं कि भाई जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है आप जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खुद फोन कर नाम मांग रहे हैं कि आप नाम दे दीजिए, और पार्टी की तरफ से नाम दिए जा रहे हैं और वो नाम जो है वो शामिल नहीं है, और जो नाम नहीं दिया गया वो नाम जो उसको लीड कर रहा है। तो इसको लेकर सवाल उठेंगे कि ये आपने नाम कैसे तय कर लिया, तो इसको लेकर सवाल हैं। और हालांकि पवन खेड़ा जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया इस पर दी है और उन्होंने इसको कोई जिक्र नहीं किया है इसको लेकर। जयराम रमेश ने भी जो ट्वीट किया समीर जी, उस ट्वीट में ये तो बताया कि किस किस का नाम जो था लिया गया, वो ट्वीट हम एक बार फिर देख लेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें भी ये नहीं कहा कि साहब थरूर का हमने नाम नहीं दिया था, क्या नहीं दिया था। यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो कहा गया उनकी तरफ से, जयराम रमेश की तरफ से, उसका कहने का तात्पर्य यही है कि ये नाम जो आया है सरकार की तरफ से, ये नाम पार्टी का दिया हुआ नहीं है, यानी कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व इस प्रतिनिधि मंडल में नहीं है। तो ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कैसा है और कैसा जाकर वहां जानकारी देगा समीर जी। जी बिल्कुल, ये जब उससे पार्टी ने जो अपने नाम दिए हैं उसको ना शामिल करके मनमाने तरीके से आप अगर नाम शामिल कर रहे हैं तो फिर पार्टी से नाम मांगने की ही क्या जरूरत थी। तो ये आप एक बार देखेंगे, हम लोग किरण रिजिजू ने जो पहले तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कौन से नाम दिए थे, और वो हम एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रतिनिधिमंडल है जो भेजे जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो नाम दिए गए हैं उनमें सबसे पहले आनंद शर्मा का नाम है, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और विदेश मंत्री भी रहे हैं। गौरव गोगोई का नाम है, जो मौजूदा समय में कांग्रेस के लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, ये राज्यसभा के सदस्य हैं। राजा बरार, ये लोकसभा के सदस्य हैं। ये चार नाम मांगे गए थे और 4 नाम ही कांग्रेस पार्टी ने दिए, उनमें ये नाम है। लेकिन जो सरकार ने यानी संसदीय कार्य मंत्री ने जो डेलीगेशन की लिस्ट बनाई है उसमें नाम रखा है शशि थरूर का। वो हम किरण रिजिजू का भी वो ट्वीट देखेंगे जिसमें वो सूची जारी कर रहे हैं, और सबसे ऊपर नाम है किरण रिजिजू के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल, ये 7 डेलीगेशन जाएंगे और उनमें जो पहला डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं शशि थरूर। दूसरा जो है डेलीगेशन वो रविशंकर प्रसाद, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो लीड करेंगे। और संजय कुमार झा जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। बीजेपी के नेता हैं बैजवंत पांडा, उड़ीसा के हैं, एक डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। और कनिमोई है करुणानिधि डीएमके की नेता। सुप्रिया सुले हैं एनसीपी की नेता। और
एक नंबर है ये कि श्रीकांत शिंदे, जो हाँ एक नाथ शिंदे के जो बेटे हैं, वो शिवसेना के नेता एक डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए अमलेंदु जी, ये सर्वदलीय शिष्टमंडल है, इसमें जेडीयू के नेता हैं, इसमें डीएमके के भी नेता हैं, इसमें शिवसेना के भी नेता हैं, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका कोई नेता नहीं, उसका कोई नेता नहीं है, आरजेडी का कोई नेता नहीं है। चलिए आरजेडी को आप मानते हैं कि छोटी पार्टी है लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में जो नंबर 3 की पार्टी है सबसे बड़ी, उसका कोई नहीं है। टीएमसी का कोई नहीं है, टीएमसी का कोई नहीं है। बड़ी क्या अब सरकार को यह विश्वास नहीं है कि राष्ट्र के मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इन दलों के नेता उस तरह से दुनिया में जाकर पक्ष रख पाएंगे? और आप देखिए कि इसमें जो है केवल एक जो शशि थरूर जो है, अब इनको भी बीजेपी का समझाया, इनको भी नहीं, फिलहाल तो ना समझा जाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा सदस्य। कांग्रेस ने नाम नहीं दिया था, इसलिए मतलब जो 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं उसमें आप देखिए कि रविशंकर प्रसाद एक बीजेपी के, दूसरे संजय कुमार झा जेडीयू के 2, यानी तीसरे जो है बैजयंत पांडा 3, और एक जो है ये श्रीकांत शिंदे 4, यानी 7 में से 4 की लीड तो जो है वो एनडीए कर रहा है। और अगर शशि थरूर को भी जोड़ दीजिए तो 5 वो कर रहा है, तो 2 केवल जो है वो जा रहे हैं, उसमें भी एक सुप्रिया सुले और एक दूसरे जो है वो डीएमके की कनिमोई, ये 2 लोग जो है ये कर रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जो बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी है वो गायब है, तृणमूल कांग्रेस जो है वो गायब है, उसका इसमें कोई नाम नहीं, जबकि दोनों के अच्छी खासी संख्या लोकसभा और राज्यसभा में भी है। तो आखिर ये सरकार कहना क्या चाहती है? यानी आप राष्ट्रहित की जब बात कर रहे हैं उस समय भी आप इस समय ओछी राजनीति करते हुए नजर आते हैं। समीर जी, ये समझा सकता है, अगर आप ये करना था तो आप ये भी कर सकते थे कि भाई और दलों के लोगों को भी इसका डेलीगेशन को लीड करने का अवसर दिया जाए। जी बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए कि ये केवल ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसका कोई नेता नहीं है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कोई नेता इस लायक नहीं समझा गया, उत्तर प्रदेश का कोई नहीं समझा गया, बंगाल का कोई नहीं समझा गया, बंगाल का कोई नहीं समझा गया, और आंध्र प्रदेश का भी नहीं समझा गया, जी हाँ, तेलंगाना का भी नहीं समझा गया। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कई राज्यों की इस तरीके से उपेक्षा भी हुई है। तो अब ये सवाल ये कि आपने किस तरीके से तैयार किया और आखिर इसका पैमाना क्या था। अनुभव लोगों का भी देखा जाएगा किसका क्या। चलिए आप शशि थरूर का आपने लिया, चलिए आप मान सकते हैं कि साहब शशि थरूर का चलिए अनुभव है, बिल्कुल मान सकते हैं, भले ही वो गलत अनुभव है लेकिन अनुभव है, इसको आप मान सकते हैं। लेकिन अब ये श्रीकांत एकनाथ शिंदे, इनका क्या है? सही बात है, इनका पंचायत स्तर का भी अनुभव पता नहीं कितना है कितना नहीं है। भाई श्रीकांत शिंदे जो हैं एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उसकी वजह से सांसद चुन लिए गए। इसके अलावा इनका क्या योगदान है और इनकी क्या समझ है हमें नहीं मालूम। किरण रिजिजू साहब ज़्यादा जानते होंगे कि इनकी विदेश नीति को लेकर क्या समझ है, भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर क्या समझ है। तो यहाँ समीर जी सवाल ये नहीं था कि सिर्फ प्रतिनिधिमंडल जाए, सवाल ये कि जब आप दुनिया को कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें उस स्तर के लोग होने चाहिए जो जियो पॉलिटिक्स को समझते हो, कूटनीति क्या है उसको समझते हो। तो क्या ऐसे लोग हैं इसमें कि जो कूटनीति समझते हो? मुझे नहीं लगता कि इसमें 1-2 नाम को छोड़कर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कूटनीति क्या है और भारत पाकिस्तान के रिश्ते क्या हैं, अब तक की हमारी विदेश नीति क्या रही, अब विदेश नीति क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो समझा आप जिस लक्ष्य के लिए भेज रहे हैं वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा, यही सवाल उदित राज ने किया कि भाई 40 लोग जा रहे हैं तो 40 लोग अब जाके किसको क्या समझाएंगे। जब समय था तब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, तो अब जाकर आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि ट्रंप बार दावा कर रहे हैं कि ट्रेड की धमकी देकर मैंने वार रुकवा दिया, फिर 5वीं बार उन्होंने दावा कर दिया। तो इसलिए जो है ये सरकार की, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये इस तरह के कदम होने चाहिए। लेकिन समीर जी पहले भी इस तरीके के डेलीगेशन जाते रहे, यहाँ तक कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको कांग्रेस सरकार ने भेजा था पक्ष रखने के लिए। तो ये इस तरीके की चीज़ें पहले होती रही हैं और विपक्ष के लोगों को भेजा जाता है और ये सोचकर भेजा जाता है कि भाई ये जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति को लेकर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, आंतरिक राजनीति नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो, खासतौर से मोदी जी की सरकार जो पिछले 11 साल से है, ये 78 सालों में ऐसी पहली और शायद आखिरी सरकार है जो विदेश नीति को लेकर अंदरूनी राजनीति करती है और इतने गंभीर समय में करती है। भाई जब पाकिस्तान से आपका सीजफायर, आप कह रहे हैं कि सीजफायर हो गया, अब जयशंकर साहब जी कह रहे हैं कि साहब हमने पहले बता दिया था, सेना कह रही है कि हमने ऑपरेशन करने के बाद यहाँ जानकारी दी थी, सेना ने किसी को जानकारी नहीं दी। तो क्या जयशंकर जी ने जानकारी दी थी? ये भी चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि पाकिस्तान को जानकारी आखिर दी किसने थी। अगर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग की बात कर रहे हैं तो सेना ने तो सीधी कोई जानकारी दी नहीं। सेना ने तो भारत के सामने, जो थे देश की जनता के सामने रखा कि हमने उनके
सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए, हमने उनके नागरिक क्षेत्रों पर हमले नहीं किए, हमने उनके आतंकी अड्डों पर हमले किए। अब यही बात समीर जी, अगर हमारा डेलीगेशन जाके ये बात नहीं समझा पाएगा और उसे समझ नहीं होगी कि हमें किस स्तर पर जाकर बात करनी है, तो ये इसका मकसद क्या है और ये हासिल कैसे होगा। और वहाँ किसी ने पूछा, जाहिर सी बात है डेलीगेशन जा रहा है, वहाँ जिस देश में भी जाएगा वहाँ प्रेस से भी मिलेगा, वहाँ सवाल पूछा गया, वहाँ कोई जवाब दिए। अगर बहुत जिनको जियो पॉलिटिक्स की जानकारी नहीं है, वो सारी खबरें फिर पूरी दुनिया में बनेंगी और इससे हो सकता है कि कहीं जो मकसद है भेजे जाने का वो भी पूरा ना हो। दूसरी बात अमलेंदु जी जो अभी आप कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी सेना की जो कुशलता है, सेना की जो सफलता है, उसका श्रेय खुद ले रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दूसरी सरकारों को यह बता रही है कि उसने कुछ नहीं किया, बहुत गलत किया, हमने जो किया वो सारा ठीक किया। इन परिस्थितियों में आप देश की एकजुटता का संदेश पूरी दुनिया में कैसे दे रहे हैं? और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सेना का खुले आम सेना की इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं और सेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरा देश गुस्से में है। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि दुनिया भर में ये सारे डेलीगेशन, ये प्रतिनिधिमंडल जाकर करेंगे क्या? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ जगदीश देवड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं, या फिर विजय शाह जो वहाँ के मंत्री हैं, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक बात कही, और साथ ही आपत्तिजनक बात सेना के बारे में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक बार कुछ कपिल सिब्बल का कोई बयान एक आया हुआ है, एक बार हम उनको सुनते हैं। वो कह रहे हैं कि 26/11 के हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और वहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, विभिन्न देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। दुनिया में ऐसा माहौल बनाया गया कि पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने वाली फैक्ट्री है। सुन लेते हैं क्या कहा है कपिल सिब्बल ने। उन्होंने एक बयान जारी किया है और एकजुटता कैसे दिखाई जाती है वो भी बताया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप सेना के नाम पर राजनीति करें, विपक्षी दलों को आप टारगेट करें, उनके ऊपर आप आरोप लगाएं कि जब वो सरकार में थे तो उन्होंने देश के खिलाफ जाकर काम किया, इस तरह के आरोप लगाएं और दुनिया में आप प्रतिनिधिमंडल भेजें कि हम एकजुटता दिखा रहे हैं। और वही एकजुटता दिखाने के लिए अगर यहाँ पर संसद के विशेष सत्र की मांग हो रही है, उसके लिए आप तैयार नहीं हो रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा है कपिल सिब्बल ने, और 26/11 के बाद उस समय की जो यूपीए सरकार थी उसने क्या किया था, ये चीज़ वो बता रहे हैं। नमस्कार। मुझे याद है 26/11 के बाद प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहाँ आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से, किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केन्या गया, कई देशों में गया और वहाँ के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस, सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज़ अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और
मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब उससे तो ये दुनिया को हम पहले भी अलग अलग मंचों पर बताते रहते हैं और डेलीगेशंस के ज़रिए भी, लेकिन इस डेलीगेशन पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर जो किसी पार्टी ने खुद नाम दिए हैं तो आप उस नाम को दरकिनार करके अपना नाम कैसे दे सकते हैं। यानी आप उस पार्टी की इंटीग्रिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो पार्टी जिनका नाम दे रही है आप उसको उस पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर कोई और कारण है। तो इसको ये एक बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सेना पर सवाल उठ रहे हैं और सेना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से बयान आ रहे हैं, उस पर देश भर में गुस्सा और नाराज़गी बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको डिफेंड किया है, उनका बचाव किया है। इस पर और ज़्यादा नाराज़गी है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण में। और संजय सिंह के अलावा दूसरे दलों के नेताओं ने भी ये बातें कही हैं। और हाई कोर्ट ने जिस तरह की फटकार लगाई है विजय शाह को, वो बहुत गंभीर है। और सीधे तौर पर ये कहा है कि आप मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, क्या आपको कहना चाहिए क्या नहीं, इसका ध्यान रखा करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ, अभी तक जो कोई एक्शन नहीं लिया है और ये एक्शन लेना चाहिए, और बल्कि बचाया जा रहा है। कल तो दो बार जो थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामने आए और उन्होंने एक तरीके से साफ कहा कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। पहली बार तो उन्होंने कह ही दिया कि वही कांग्रेस तो बात करती रहती है और सिद्धारमैया का इस्तीफा ले ले, केजरीवाल का इस्तीफा ले ले। फिर बाद में उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस के तमाम नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं, ये उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं वहाँ, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो ये कैसे मांग कर सकते हैं। फिर देर रात में उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने फिर जवाब दिया डॉक्टर मोहन यादव का कि आपका व्यक्ति जो आपका जो मंत्री है वो सेना का अपमान कर रहा है और आप इसमें भी आप जो है ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये उमंग सिंघार ने कल साफ तौर पे कहा। उसको लेकर ये बहुत सारी चीज़ें आई। तो अब समीर जी, इसको लेकर सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं और जिस तरीके से विजय शाह को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये जेर बहस है। अजय राय है जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको लेकर जो था वो अपनी प्रतिक्रिया दी थी इस मसले पे। ये जो अपना बिल्कुल जो बीजेपी के नेताओं ने, जो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, जो जिस तरह से विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने तो उससे भी एक कदम आगे जाकर कहा कि पूरी की पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये बात उन्होंने कही और ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह से आपत्तिजनक नहीं लग रही है, क्योंकि कोई उनको ये निंदा करने वाला भी बयान किसी पार्टी के बड़े नेता का नहीं आया। हाँ, किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया और एक इसका आया, उसको बचाने की ही जो बात है वो की जा रही है। तो ये बिल्कुल एकदम बहुत ज़रूरी है कि इस पर कार्रवाई हो। और ये अभी तक जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जो है मतलब होगा इस पर, क्योंकि सरकार तो लगता है जैसे बचाने का काम कर रही है और ये बात हम नहीं। ये बात जो है जो माननीय न्यायाधीश हैं जबलपुर हाईकोर्ट के, उन्होंने जो सरकारी अधिवक्ता खड़े हुए उनसे कहा कि ये एफआईआर इस तरह की दर्ज की गई है कि इनको बचाने का काम किया जाए। खबर ये आ रही है कि पुलिस अभी तक उस वीडियो को नहीं ढूंढ पाई है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है। पुलिस को वो वीडियो अभी तक नहीं मिला है जिस पर जांच आगे बढ़े। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है, जबलपुर हाईकोर्ट, उसने कहा है कि वो इसका जो है वो स्वतः संज्ञान मतलब अपनी निगरानी में इसकी जांच कराएगा। समीर जी, बिल्कुल। तो सुन लेते हैं एक बार संजय सिंह ने क्या कहा है। बीजेपी के नेताओं ने जिस तरीके से, जिम्मेदार नेताओं ने, मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इस तरह के नेताओं ने सेना का अपमान किया है और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने क्या कहा है उसको इस पूरे मुद्दे पर। इस वक्त जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? I think we reasonably took the position
because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? शुक्रिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि एस जयशंकर वो खुद ही ये बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम कार्रवाई करने जा रहे हैं आतंकवादी शिविरों पर। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर अभी लोगों में ही उसको लेकर भ्रम है। अब ये डेलीगेशन जाकर क्या बताएंगे दूसरे देश के लोगों को, और डेलीगेशन में नाम तय कर रही है सरकार अपनी तरफ से, विपक्ष के नेताओं के भी नाम वो खुद तय कर रही है, जबकि नाम मांग रही है कि आप नाम सुझाइए, लेकिन जो नाम सुझाए जा रहे हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं। तो अमलेंदु जी, अब ये जयशंकर, एस जयशंकर का ये बयान भी अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और बहुत सारे जो सवाल थे उनमें एक बड़ा सवाल ये भी आ गया है। बड़ा सवाल आ गया समीर जी, और जो संजय सिंह है वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये देश के साथ गद्दारी है। और समीर जी, जैसा हमने कहा कि ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है एस जयशंकर साहब का जो कह रहे हैं, वो बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं, चोक ले लेकर बोल रहे हैं, एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहे हैं, यानी बहुत सोच समझ कर बोलते हुए आ रहे हैं। मतलब रॉ में बोल रहे हो ऐसा नहीं है। तो विदेश मंत्री अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो ये तो वास्तव में जो है सेना के साथ एक तरह से कहा जाए विश्वासघात जैसी स्थिति हो सकती है, जो कि कहना है संजय सिंह का कि ये तो गद्दारी है। हमें नहीं मालूम कि एस जयशंकर साहब के मन में क्या था और वो क्या कहना चाहते थे, किस तरीके से कह गए, ये वो जाने, उनका काम जाने। विपक्ष उसको जिस तरीके से ले रहा है वो है, और सवाल इस पर उठना शुरू हो गए। सोशल मीडिया इस पर उबला हुआ है एस जयशंकर के इस बयान को लेकर कि आपने ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही सेना की जानकारी जो थी वो आपने पाकिस्तान को दे दी, तो ये खुद कबूल कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो पाकिस्तान की सेना वो जो कि आतंकवादियों को पूरा वो केवल प्रोटेक्ट नहीं कर रही है बल्कि उनके साथ खड़ी है, और वहां आतंकवादियों के मरने पर वो उनके जनाजे में शामिल हो रहे हैं वहां के बड़े अफसर। तो इसको लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे जानकारी दी गई। लेकिन अब ये जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने ये भी कल देर रात एक सूचना दी, एक ट्वीट किया उन्होंने कि मांगा तो गया है डेलीगेशन के लिए और हमने जवाब भी दिया है, चूंकि हम इस मामले में सेना के साथ और सरकार के साथ, देश के साथ खड़े हैं, और देश की जहां बात है वहां हम सरकार का साथ देंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों भेजा जा रहा है डेलीगेशन। यहां पर विपक्ष के साथ बातचीत को तो सरकार तैयार ही नहीं हो रही है। उनका जो ट्वीट है उसमें वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर पर 2 सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सहमत नहीं हुए हैं, जिसकी मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामूहिक इच्छा शक्ति दिखाने और 22 फरवरी 1994 को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने के लिए कर रही है।
प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगातार बदनाम कर रही है, जबकि वह एकता और एकजुटता का आह्वान कर रही है। अब अचानक प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत के रुख को समझाने के लिए विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में रुख अपनाती है और भाजपा की तरह कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करती है। इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा होगी और इसी के तहत उन्होंने ये नाम दिए भी। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि जब हम मांग कर रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, प्रधानमंत्री आए, तो क्यों नहीं आ रहे हैं। संसद का विशेष सत्र, इसी एकजुटता को दिखाने के लिए हम लोग संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। उसको बुलाने से सरकार पीछे क्यों हट रही है। लेकिन सरकार अपने तरीके से ज़रूर काम करेगी। अब वो शिष्टमंडल भेजेगी और शिष्टमंडल में अपने हिसाब के लोगों को, नेताओं को भेजेगी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे दूसरे दलों के नेता हो। और यहाँ पर जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल जो होते हैं, जिनकी संख्या लोकसभा में सबसे ज़्यादा होती है, उनको तवज्जो दी जाती है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है, उसका एक भी प्रतिनिधिमंडल, उसका एक भी नेता जो है उसको लीड नहीं कर रहा है। एक भी नेता उसको लीड नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी नंबर 3 की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उसका नहीं कर रहा है, टीएमसी का नहीं कर रहा है, कांग्रेस का भी कोई नहीं कर रहा है। शशि थरूर कर रहे हैं जी। कांग्रेस की तरफ से नाम दिए गए उनमें से कोई नहीं कर रहा है। ये साफ तौर पे समझाया जा सकता है। और जो नाम जितने दिए गए हैं उनमें सुप्रिया सुले, कनिमोझी और रविशंकर प्रसाद, इनके अगर नाम लिए जाए तो ये तो कुछ समझा सकते हैं कि यहाँ बात रख सकते हैं, अपनी चीज़ समझा सकते हैं। बाकी लोगों की जो क्षमता है उस पर भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि किस क्षमता से है और क्या जाके समझाना है। तो पहले तो यही स्पष्ट हो कि क्या समझाना है। अब ट्रंप के बयान जो लगातार आ रहे हैं, 5 बयान ट्रंप के आ चुके, इधर एस जयशंकर साहब जो कह रहे हैं, इसके कहने के बाद तो अब ये प्रतिनिधिमंडल जाकर समझाएगा क्या, इसको भी लेकर सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कहा है कि भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, तो हम इस पर बिल्कुल साथ में है, उस प्रतिनिधिमंडल में रहेंगे, हम जाएंगे, बताया जाएगा। बीजेपी की तरह हम राजनीति नहीं कर सकते, ओछी राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी क्यों इस मसले पर भी ओछी राजनीति करती है, ये सवाल तो उठते हैं। इधर समीर जी, जो एक बड़ा मसला है वो ये है कि आपको याद होगा कि 9 मई को IMF की बैठक होनी थी, उसमें पाकिस्तान को ऋण देने के लिए मसला उठना था। और उस ऋण देने के मसले पर कांग्रेस ने पहले ही ट्वीट कर प्रधानमंत्री को सचेत किया था और सरकार से मांग की थी कि IMF में इसका विरोध किया जाए, ताकि वो पैसा ना मिले उसको, वो आतंकवाद में यूज करता है, आतंकवाद में यूज करता है। इसको लेकर ट्वीट किया था जयराम रमेश ने ही खुद इसको ट्वीट किया था। लेकिन समीर जी, वो 9 मई को जो IMF की बैठक हुई उसमें भारत ने वहां से वॉकआउट कर दिया और भारत जो था उसने उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल हुए। अब जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने IMF पर सवाल उठाया कि साहब इन्होंने जो था वो पाकिस्तान को लोन सैंक्शन कर दिया। इसको लेकर जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला है। और जयराम रमेश ने जो कहा है वो हम अपने दिखा सकते हैं, उनका ट्वीट भी दिखा सकते हैं, और जो लिखा है उन्होंने वो भी आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, जयराम रमेश ने एक लिखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब 9 मई 2025 को पाकिस्तान को $2 बिलियन से अधिक के ऋण को मंजूरी देने के लिए IMF की आलोचना कर रहे हैं। 29 अप्रैल को ही मोदी सरकार के जागने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि IMF कार्यकारी बोर्ड इस मुद्दे पर विचार करने के लिए 9 मई को बैठक कर रहा है और भारत को इसका जोरदार विरोध करना चाहिए। जैसा कि पता चला है कि भारत ने केवल 9 मई को ही बैठक में भाग नहीं लिया। बाद में मोदी सरकार के ढोल पीटने वालों, जय जयकार करने वालों और समर्थकों ने तर्क दिया कि भारत के पास यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध था। ये झूठ है। कार्यकारी बोर्ड में वास्तव में नहीं वोट करने का प्रावधान है। रूस ने सितंबर 2016 में यूक्रेन को ऋण प्रस्ताव पर नहीं, यानी नो कह के वोट दिया था और भारत ने खुद 11 सितंबर 2005 को जिम्बाब्वे के निष्कासन के मुद्दे पर नहीं वोट दिया था। जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मोदी सरकार 9 मई को IMF कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई। ये अमलेंदु जी, केवल कांग्रेस पार्टी ने तो ट्वीट किया ही था, ये कोई बहुत छिपा हुआ मुद्दा नहीं था। पूरे सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही थी कि भारत को किसी भी कीमत पर वहाँ जो सदस्य देश हैं उनको इस बात के लिए सहमत करना चाहिए कि ये ऋण स्वीकृत ना होने पाए। हालांकि
अब तमाम चीज़ें ऐसी थी जिसमें हो जाती, लेकिन भारत ने कोई प्रतिरोध तक नहीं जताया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उसमें प्रोटेस्ट दर्ज ही नहीं किया, यानी उसको ऋण मिल गया और आप उसमें बिल्कुल खामोश बने रहे और अब जाकर कह रहे हैं कि उसको नहीं मिलना चाहिए था। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और उस समय भी सवाल उठे थे, लेकिन चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अलग माहौल था तो बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं हुई कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब जब खुद राजनाथ सिंह कांग्रेस पार्टी की ही बात को दोहरा रहे हैं तब उसको बोलना पड़ा है। हाँ, तब बोलना पड़ा है। और समीर जी देखिए कि जिस तरीके से उस समय भी चर्चा हुई थी, हम लोगों ने भी यहाँ चर्चा की थी कि सरकार जो इसका विरोध करे, चूँकि दुनिया को बताया जाए जो आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं ये लोग, तो ये बात तो हम लोग उस समय भी कह रहे थे कि भाई पूरी दुनिया में ये बताया जाए कि इसको आर्थिक मदद बंद कीजिए पाकिस्तान की, चूँकि ये जो आप आर्थिक मदद देते हैं ये अपने विकास के लिए नहीं, हमारे देश में एक तरह से कहा जाए वो आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए करता है। अगर पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिले और वहाँ अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए उसको खर्च करे, हमें भी खुशी होगी कि हमारा पड़ोसी जो है वो चलिए तरक्की की राह पे बढ़ रहा है और गलत रास्ते से भटक रहा है। लेकिन वहाँ की सरकारें जिस तरीके से वहाँ की सेना की कठपुतली बनी रहती हैं और वहाँ की सेना के जो तमाम जनरल्स हैं उनके ऊपर ये तमाम आरोप लगते रहते हैं, खुद जो आसिम मुनीर है उनके ऊपर आरोप है कि साहब उन्होंने लंदन में अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी सब बना ली है। तो यानी ये सब अपना ठिकाना वहाँ करते रहते हैं ISI और वहाँ की सेना के लोग, और नागरिकों को, अपने नागरिकों को वहाँ संकट में डालते हैं और यहाँ हमारे नागरिकों पर, निर्दोष नागरिकों पर हमले करवाते हैं। तो ये इस धन का दुरुपयोग होता है, इसका सदुपयोग नहीं होता है, समझाया जाए। और यही बात जो है कांग्रेस ने भी उस समय भी कही थी IMF पे आप कहिए, लेकिन भारत सरकार जो थी वहाँ से वॉकआउट कर गई उस 9 तारीख की बैठक से में और वहाँ मत नहीं दिया। अब जयराम रमेश जो ये बता रहे हैं कि जो तर्क दिया जा रहा है कि साहब वहाँ केवल वॉकआउट का ही रास्ता था, तो कह रहे हैं वॉकआउट का रास्ता नहीं है। खुद भारत जो है वो नो वोट कर चुका है जिम्बाब्वे के मसले पर 2005 में, और 2016 में रूस ने जो था वो यूक्रेन को ऋण देने के खिलाफ वोट दिया था। तो आप देख सकते थे। अब क्या जो ट्रंप कह रहे हैं समीर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 10 तारीख को घोषणा हुई सीज फायर की और हमारी सरकार ने एक तरीके से मान लिया है कि 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में अमेरिका के बीच कई बार बातचीत हुई। तो क्या ये भी कहा गया था कि आप उसका विरोध नहीं करेंगे? अब ये चीज़ें भी उठ रही हैं, तो ये कांग्रेस जो है उसको सवाल करना चाहिए कि जयराम रमेश ने जिस तरह कहा है कि अपना तर्क दिया तो ये पूछना चाहिए। तो बहुत सारे घपले, बहुत सारे लोचे जो है वो दुनिया को लगते हैं, इसलिए स्पष्ट नीति जो है सरकार की वो कम से कम होनी चाहिए। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह की कोई अफवाह जो है वो ना उड़ने पाए, इसके लिए बहुत स्पष्ट नीति, और वो नीति जनता को मालूम पड़े कि इस मसले पर हमारी क्या राय है, ये होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, एक चीज़ और देखने में आ रही है कि सरकार के भीतर ही कितना विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। एस जयशंकर कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं, और ये सारे लोग वो हैं जो की मेंबर्स हैं। कोई भी इस तरह के जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो या कोई और मसला हो जिसमें मुख्य रूप से जो फैसले लेने वाली टीम है उसका हिस्सा है ये लोग, और इनके अपने ही बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर तो देखिए, आप बताइए विदेश मंत्री हैं, और अगर विदेश मंत्री हमारा ये कह रहा है कि साहब हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम आपके नागरिक ठिकानों पर हमले नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो सवाल उठेंगे फिर, और वो सवाल उठ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है समीर जी। तो यहाँ निश्चित तौर पे समझाया जा सकता है कि जो चीज़ें हैं उसमें विपक्ष सवाल उठा रहा है, और संजय सिंह तो साफ कह रहे हैं कि भाई ये गद्दारी है, और कांग्रेस भी जो कह रही है कि हमने नाम दिए थे भाई ठीक है, लेकिन चूंकि हम बीजेपी की तरह ओछी राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, राष्ट्रीय का मसला, हम इसमें शामिल होंगे। तो इतनी बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना चाहिए, ओछी राजनीति से बचना चाहिए। लेकिन समीर जी दिक्कत यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग सरकार की तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं। यह बड़ी दुखद स्थिति है। और हैरानी इस बात पे है कि जो सेना को लेकर इतनी शर्मनाक बात की है वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, उसको भी खंडन उसका नहीं हो रहा है, या उसको लेकर भी कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि बचाने की कोशिश हो रही है एक तरफ से। और इस बीच समीर जी, उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस डेलीगेशन को लेकर अपनी बात रखी है। तो वो हम अपनी टीम से कहेंगे कि उसको भी सुनवा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। और उन्होंने जो भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय को याद किया, जिसमें कपिल सिब्बल जो बात कह रहे थे, और ये उस समय विदेश मंत्री भी थे उमर अब्दुल्ला। तो ये वो अपनी बात बोल रहे हैं। तो सुनते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री
मंत्री उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। जो डेलीगेशन भेजने का फैसला सरकार ने किया है दुनिया के अलग अलग देशों में, ये डेलीगेशन सर्वदलीय शिष्टमंडल है। हालांकि जो लीड कर रहे हैं 7 लोग, उनमें ज़्यादातर बीजेपी और एनडीए के लोग हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नाम दिए थे नेताओं के, लेकिन उनको नहीं शामिल किया गया है। पर इस डेलीगेशन को लेकर सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ में है कि जो कुछ भी कार्रवाई हुई है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये डेलीगेशन जाकर बताएगा क्या, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो यहाँ पूछे जा रहे हैं, यहाँ तो किसी चीज़ का जवाब मिल नहीं रहा है, तो वहाँ जाकर दुनिया के दूसरे देशों में क्या बताए जाएंगे। बहरहाल सुनते हैं क्या कहा है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर। फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेशन सिंदूर को मतलब समझाने के लिए कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, ठीक है ना। ये जहाँ तक मुझे याद है, इससे पहले भी शायद पार्लियामेंट के हमले के बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में इसी तरह जब वो ऑपरेशन परिक्रमा रखा गया था, उस दौरान भी कुछ पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो कई मुल्कों में भेजे गए थे। तो आज भी बाकी जो अहम मुल्क हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उन्हें अपने मुल्क की, यहाँ हिंदुस्तान की जो बात है, हमारा जो मौक़िफ़ है, वो उनके सामने रखने का एक अच्छा मौका है। इसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं, बड़ी पार्टीज़, उनके नुमाइंदे इन डेलीगेशंस में होंगे और वहाँ जाके बात करेंगे। कह रहे हैं कि तो ये डेलीगेशन पहले भी जाते रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों में भारत का जो पक्ष होता है उसको रखते रहे हैं, और पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह से आतंकी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है, उसके बारे में भी बताते रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो ये बातें होती ही रहती हैं। वही बात कपिल सिब्बल भी कह रहे थे और उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं। उस समय विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या बताया जाएगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी सेना को लेकर, सेना के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले अपने नेताओं और मंत्रियों को एक शब्द उनकी आलोचना नहीं कर सकती है, बल्कि उनके बचाव में खड़ी है, वो दुनिया को क्या बताएगी कि हम किस तरीके से सेना के साथ हैं, और एकजुटता के बारे में अपने कैसे बताएगी। ये सवाल उठ रहा है। सुन लेते हैं क्या कहा है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी और सेना को लेकर बीजेपी के नेताओं की ओर से जो बातें कही गई है, उसको लेकर देश भर में जबरदस्त गुस्सा है और नाराजगी है। तो अजय राय ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई है और कई सारे नेताओं ने। लेकिन सबसे जो हैरानी की बात यह है कि बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है कि विजय शाह ने यह बयान सोमवार को दिया था, 1 हफ्ता बीतने को है और पूरे तरह से बचाव में खड़ी है, जबकि हाईकोर्ट ने इतनी तल्ख भाषा में टिप्पणी की है और उसको लेकर आलोचना की है। खुद संज्ञान लेकर किसी ने याचिका नहीं दायर की थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं विजय शाह के। सुनते हैं क्या कह रहे हैं अजय राय, कांग्रेस नेता। पूरी भारतीय जनता पार्टी सेना का अपमान कर रही है, देशवासियों का अपमान कर रही है, महिलाओं का, ये केवल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं, पूरे महिलाओं का अपमान है। और एक उनके डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से कहा कि मोदी के चरणों में पूरी सेना है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से देशवासियों का अपमान है, सेना का अपमान। तो ये पूरी सेना का अपमान है। चूंकि आपको बता दें कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, और अभी 2 दिन पहले जो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी सेना मोदी जी के चरणों में, पूरा देश और पूरी सेना देश की मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं दिख रही है और वो अपने इन दोनों नेताओं के साथ खड़ी है। हाँ बिल्कुल, आप दोनों के साथ खड़ी हुई है और मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और मोहन यादव तो जो साफ साफ से कह रहे हैं कि इस्तीफा मतलब नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस तो इस्तीफे मांगते ही रहती है और बता रहे हैं कि साहब किस किस के ऊपर क्या क्या मुकदमे चल रहे हैं, किस किस के इस्तीफे हो गए। सवाल ये कि किस पे मुकदमे चल रहे हैं, ये मुकदमे की बात नहीं है। बात ये है कि सेना का अपमान किया और सेना की एक अधिकारी को जो लक्षित करके उसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया बेहूदे मंत्री ने, तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है, ये सवाल है। और समीर जी, साफ तौर पे अब पुलिस को साहब वो नहीं मिल रही है वीडियो, पुलिस को नहीं मिल रही है। अगर पुलिस को वीडियो नहीं मिल रही है तो काहे मंत्री जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, रहते आराम से कि कहा ही नहीं है उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों? हाईकोर्ट ने कहा भी था कि आपको पूरा देश देख रहा है, आपको उसमें साक्ष्य ढूंढने की क्या जरूरत है। लेकिन पुलिस वाले सच में दिखा रहे हैं कि जो आम तौर पर लोग सोचते हैं और समझते हैं, वास्तव में पुलिस ऐसी ही होती है। हाँ समीर जी, याद आया इसी तरीके का एक किस्सा जो था, वो
मतलब किस्सा ही है, उसको किस्से की तरीके से लिया जाए कि जज साहब ने एक आदमी को बरी कर दिया, पुलिस ने उस पर डकैती का आरोप लगाया था, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि जज साहब बड़ी मेहरबानी है आपकी, हमारी दुआएं हैं, आप दरोगा हो जाओ। तो चौंक पड़ेगी, क्यों दरोगा हो जाओ, कि दरोगा ने तो फर्जी मुकदमा लगा के डकैत बना दिया था, आपने बरी कर दिया, तो दरोगा बड़ा है, आप छोटे हैं। तो यही बात जो है वो समझ में आ रही है कि अब मंत्री जी के जिस तरीके से बचाव में चीज़ें आ रही हैं, तो यानी एक तरीके से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है, वो बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना बर्खास्त करेंगे ना हटाएंगे जो चाहे सेना का अपमान करता हो, चाहे महिलाओं का अपमान करता हो। जी बिल्कुल, और ये मांग की जा रही है। और वहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने कल गवर्नर से भी मुलाकात की, धरना दिया, हालांकि उनको वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन ये दबाव बना हुआ है कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए और जगदीश देवड़ा जिन्होंने सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बताया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको भी बर्खास्त किया जाए। और इधर देश में इस मुद्दे पर, यानी पहलगाम की घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई सेना ने की है, उसके बाद एकजुटता दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक सर्वदलीय शिष्टमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजने जा रही है, लेकिन वहाँ भी उसने राजनीतिक खेल कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जो सूची दी, उस सूची के सारे चारों नाम हटाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से नाम चुन लिया, और जितना जो 7 लीडर्स हैं उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ही हैं। तमाम बड़ी पार्टियों को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं ये शिष्टमंडल जाकर करेगा क्या। बहरहाल अभी उसकी डिटेल आनी बाकी है कि कौन सा शिष्टमंडल किस देश में जाएगा, लेकिन विपक्ष की ये मांग अभी बनी हुई है कि इस पूरे प्रकरण पर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। तो अब